ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेफिनेशन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक आईवी एडमिनिस्ट्रेशन होता है ब्लड का या फिर ब्लड के कंपोनेंट्स का, जैसे प्लाज्मा का, पैक्ड आरबीसीज का या फिर प्लेटलेट्स का पेशेंट में ये ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। इसका पर्पस होता है कि जो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है उसे इंक्रीज़ करना। इसका पर्पस होता है कि नंबर ऑफ आरबीसीज को इंक्रीज़ करना ताकि हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन कर सके, प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोवाइड करना ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सके, और इन्फेक्शन को कम्बैट करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसके इंडिकेशंस देखते हैं तो इंडिकेशन में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आफ्टर सर्जरी करते हैं, ट्रॉमा या फिर हैमरेज के बाद करते हैं, और एनीमिया जब सीवियर एनीमिया होता है तो करते हैं, ल्यूकोपेनिया में करते हैं, ग्रैनुलोसाइटोसिस हो जाता है उस कंडीशन में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ब्लड ग्रुप हमें देखना है जिसमें से कि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। हम लोग कुछ ट्रांसफ्यूज़न करने के पहले असेसमेंट करते हैं जिसमें कि पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं कि किसी तरह का उसे हेल्थ प्रॉब्लम, कार्डियक, पल्मोनरी, वास्कुलर डिजीज ये सब तो नहीं है, या फिर फिजिकल असेसमेंट करते हैं जिसमें उसके वाइटल साइन देखते हैं, या फिर लंग्स को ऑस्कल्टेशन के थ्रू देखते हैं, या उसका मसल में किसी तरह का एसेसरी नहीं है या फिर एडिमा नहीं है। सो इन सभी को चेक करेंगे हम फिजिकल असेसमेंट में। इसके बाद पेशेंट्स को टीच करते हैं कि जो भी किसी तरह का साइन सिम्टम अगर एडवर्स रिएक्शन मिलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरेशन में या फिर उसके बाद, तो वो हमें इन्फॉर्म कर सके। इसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं डोनर का कि कौन से डोनर जो हैं एलिजिबल हैं ब्लड डोनेट करने के लिए या ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए। सो वैसे पर्सन जो फिर किसी तरह की बीमारी से सफ़र नहीं कर रहे हों, या फिर जो जिनका ब्लड जो डोनेट कर रहे हैं उनका ब्लड ग्रुप में मैच करना चाहिए वो, या फिर 3 मंथ पहले नहीं दिए हों, और जो हेल्दी होना चाहिए पेशेंट को, मतलब पर्सन को, और एज होना चाहिए 18 to 65 ईयर्स, और कभी भी जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए, मतलब उस टाइम जिस टाइम डोनेट कर रहे हैं उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए, और उनका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर परसेंट से ज़्यादा होना चाहिए, और वाइटल साइंस वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर प्रिपरेशन देखें रेसिपिएंट का तो उसमें हम लोग सबसे पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं क्या प्रोसीजर क्या है। उसके बाद जो भी अगर पहले से रिएक्शन हुआ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरेशन तो उसे हम पहले आस्क करते हैं। उसके बाद हम जो भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट रहता है वो हम ले लेते हैं पेशेंट से या उसके रिलेटिव से। उसके बाद हम पेशेंट के पोजीशन को कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं। उसके बाद वाइटल साइन चेक करते हैं और बेड पैन देते हैं पेशेंट को, ताकि जो वो अगर यूरिन पास करना चाहे तो पहले ही कर ले। उसके बाद पेशेंट को एजुकेट करते हैं हम कुछ एडवर्स रिएक्शन के बारे में, और फिर आर्टिकल सेटअप करते हैं जिसमें हम ट्रे सेटअप में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट लेते हैं, मैकिन्टॉस, टॉवल, टर्निकेट लेते हैं, कॉटन, स्वैब, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एडहेसिव टेप, सीजर, ग्लव्स, किडनी ट्रे, इंट्रावेनस स्टैंड, नॉर्मल स्लाइन, पेपर बैग, ब्लड और एनी अदर कंपोनेंट्स भी लेते हैं जो कवर करे रिसिप्ड को और ब्लड बैंक को, जो नेम उसमें लिखा हुआ रहता है रेसिपिएंट को। फिर स्टेप क्या है प्रोसीजर का वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम हैंड वॉशिंग करते हैं, उसके बाद ग्लव्स को वियर करते हैं। इसके बाद जो भी पंक्चर वेन रहता है उसे मतलब कि वेन को पंक्चर करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। सबसे लार्ज वेन को हम सेलेक्ट करते हैं और पेशेंट को मोबिलिटी के लिए हम अलाउ करते हैं ताकि पेशेंट उस टाइम मूवेबल हो सके थोड़ा लार्ज वेन को सेलेक्ट करने में। उसके बाद हम ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करने के लिए हम चेक करते हैं कि ब्लड का ग्रुप क्या है, आरएस टाइप क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। इन सभी को चेक करने के बाद इंस्पेक्ट करते हैं कि एबनॉर्मल कलर तो नहीं है ये ब्लड का, या फिर क्लाउडनेस, क्लॉट, एक्सेस एयर, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए ब्लड में। उसके बाद हम
पैकिंग जो रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट का, उसको हम ओपन कर लेते हैं, सेप्टिकली करना है और इसको इन्फ्यूज़न सेट में इंसर्ट कर देना है। इसके बाद जो नीडल होता है उसे चेक करना है और सॉल्यूशन को आईवी इन्फ्यूज़न करने के पहले, ताकि जो भी जो एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लड का वो हो सके, और जिसमें नीडल हम 18 नंबर और 19 नंबर का यूज़ कर सकते हैं और सॉल्यूशन NS ज़रूर होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कि कुछ प्रेशर देते हैं जहाँ पर हम टर्निकेट बैंड करते हैं 10 to 12 सेंटीमीटर एबव, जहाँ पर हमें इंसर्ट करना है कैनुला, और पेशेंट से आस्क करते हैं, बोलते हैं कि वो अपने फिस्ट को क्लेंच करे, बांध ले। उसके बाद पेशेंट को उसका जहाँ पर साइट है, हम लोग को जहाँ पर ये कैनुला यूज़ करना है, वहाँ पर हम साइट ऑफ इंसर्शन को आयोडीन या स्प्रिट से क्लीन करते हैं और नीडल को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्यूज़न को NS के साथ पहले स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद ब्लड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद पेशेंट को थ्रोली ट्रांसफ्यूज़न करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें 15 मिनट तक हमें एडजस्ट करना होता है। 2 ml पर मिनट का फ्लो रेट देखना होता है पेशेंट को, और उसके बाद रिएक्शन जब अगर होने लगता है किसी तरह का पेशेंट को, तो उसे फिजिशियंस को नोटिफाई करना है। इसके बाद मॉनिटर करना है वाइटल साइन को पेशेंट का, कि 5 मिनट पर उसका फर्स्ट 15 मिनट मॉनिटर करना है, 5 मिनट पर वाइटल साइन को, और जो भी फ्लशिंग, इचिंग, डिजनिया, रैश और अदर जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसे ऑब्जर्व करना है। इसके बाद हम इन्फ्यूज़न रेट को हम सेट कर लेते हैं फिजिशियन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और जो भी डिस्पोजेबल ग्लव्स और रहता है उसे रिमूव कर लेते हैं। अपने हैंड को वॉश करने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं डेट, टाइम, ब्लड ग्रुप, एडवर्स रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ ब्लड इन्फ्यूज जो हो रहा है। इसके बाद 1 यूनिट जो ब्लड होता है उसमें 350 ml ब्लड कंटेन होता है, और जो इसका प्रिजर्वेटिव होता है वो साइट्रेट डेक्सट्रोज फॉस्फेट एडेनिन होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के ड्यूरेशन में हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जैसे हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन होता है, पायरोजेनिक रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है। सो हीमोलाइटिक ट्रांसमिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब ब्लड का इनकम्पैटिबिलिटी होता है, सो इस कंडीशन में ये रिएक्शन होता है, जिसमें ब्लड का स्टोरेज अगर 21 डेज से ज़्यादा हो रहा है, या इसको वार्म करने के लिए टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, या जो RBC प्रेजेंट होता है ब्लड में उसका एक्सपोजर डेक्सट्रोज सॉल्यूशन से हो जा रहा है। सो इन कंडीशन में हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसका कुछ साइन सिम्टम इस टाइप से हो सकता है कि फीवर, चिल्स, हेडेक, डिजनिया, साइनोसिस, चेस्ट पेन, ये सब हो सकता है, या कभी कभी BP भी लो हो जाता है, ओलिगूरिया होता है। और नेक्स्ट रिएक्शन होता है पायरोजेनिक। पायरोजेनिक रिएक्शन में क्या होता है कि ये हमें अब तो बहुत कम होता है, बट पहले क्या होता था कि, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्सटर्नल सबस्टांस जो होता है वो ट्यूब में प्रेजेंट होता है, और जिसके वजह से ये रिएक्शन होने लगता है बॉडी में, और फीवर, चिल्स, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, बैकएक, शॉक, रीनल फेलियर, ये सब का चांस होने लगता है, मतलब ये सब साइन सिम्टम शो होने लगता है। इसके बाद थर्ड है एलर्जिक रिएक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि जो पेशेंट है, इंडिविजुअल है, वो सेंसिटिविटी उसका चेक करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के अगेंस्ट में, और उसका अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में ईचिंग, लैरिंजियल एडिमा, ब्रोंकियल स्पाज्म, ये सब होने लगता है। इसके बाद सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है, जिसमें कि जो पर्सन है, पेशेंट है, उसे सीवियर एनीमिया है, लेकिन उसको सिर्फ क्या चाहिए, RBC का नीड है, और अगर हम पूरा ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसका अगर हार्ट फेल होता है या फिर कुछ अलग डिजीज़ है तो उसमें सर्कुलेटरी ओवरलोड होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरह का डिजीज़, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, मलेरिया, सिफिलिस, ये सब का ट्रांसमिशन ब्लड के थ्रू हो सकता है। सो इसको पहले चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन ये